Good morning, students. Welcome again our new class. पिछले अध्याय में अपन ने पढ़ा था जीवों में जनन। पहला अध्याय अपना समाप्त हो चुका था। दूसरा अध्याय आज हम प्रारंभ करते हैं। दूसरे अध्याय का अपना नाम है, बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। देखिए एक्चुअल में ये जो अपने कोर्स लगा है एनसीईआरटी का, तो इन्होंने क्या किया कि जो अंग्रेजी की बुक थी उसी को ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में। एक्चुअल में इसका नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का अर्थ होता है जनन। चूंकि किताब में अपने दिया हुआ है प्रजनन, इसलिए हम इसको लिख देते हैं प्रजनन। वैसे एक छोटा सा अंतर है जनन और प्रजनन में, वो मैं आपको बता देता हूं। प्रजनन का अर्थ होता है ब्रीडिंग, ठीक है, और जनन का मतलब है रिप्रोडक्शन। तो जनन और प्रजनन में क्या अंतर है ये समझ लीजिए। जब स्वाभाविक रूप से, जैसे अपन बात करते हैं कायिक जनन की, कायिक जनन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। जब प्राकृतिक रूप से जनन की क्रिया होती है तब उसे हम कहते हैं जनन, यानी प्राकृतिक रूप से एक सजीव नए जीव का निर्माण करता है। प्रत्येक सजीव का यह लक्षण होता है। अपन ने 11वीं क्लास में पढ़ा था सजीवता के लक्षण। तो सजीवता के लक्षणों में एक लक्षण होता है जनन, और जनन का अर्थ होता है अपने सजीवों द्वारा अपने समान नए जीव का निर्माण करना। तो ये जनन कहलाता है। और जब आगे इसी बुक के अंतर्गत अपने आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे कि नस्ल सुधार के लिए मनुष्य के हस्तक्षेप के द्वारा जब जनन की क्रिया करवाई जाती है तब उसे हम क्या कहते हैं, प्रजनन। लेकिन आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, प्रजनन लिखा हुआ है, इसलिए मैंने भी ये अध्याय का नाम पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। अब देखिए, जैसा कि अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले अध्याय को, जो अध्याय का नाम दिया हुआ है उसको समझते हैं। पुष्पीय पादपों, तो आप लोगों को याद होगा अपन ने पादपों को दो भागों में विभाजित किया था। सबसे पहले पादप किसे कहते हैं, देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं सजीव। तो सजीव की अपन ने बात की थी 11th में कि उपापचय, वृद्धि, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, पुनरुद्भवन, होम्योस्टेटिक, ये सारे लक्षण जिस संरचना में पाए जाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। फिर सजीव को दो भागों में विभाजित किया। सजीव का अध्ययन अपन करते हैं जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में अपन क्या पढ़ते हैं, सजीव, ठीक है। अब यहां पर अपने पास क्या है, दो चीजें हैं, एक है पादप और एक है जंतु। तो पादप एवं जंतु दोनों क्या है, सजीव है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद होगा कि हमने पढ़ा था कोशिका, और कोशिका के चारों ओर जब ये कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है तब उसको अपन क्या कहते हैं, पादप, ठीक है। अब पादपों को दो भागों में विभाजित किया, कौन कौन से, तो एक ऊपर नाम लिखा हुआ है अपना पुष्पीय पादप, और दूसरा क्या है, मैंने आपको बताया जीव विज्ञान में किसी भी शब्द के पहले अपन क्या लगा दें, ए लगा दें। तो ये क्या हो जाएगा, ए पुष्पीय पादप, ए पुष्पीय पादप और पुष्पीय पादप। अब पुष्प क्या है, तो पुष्प की आपको परिभाषा बताई थी, सीधा सीधा एक लाइन की परिभाषा है, पादप का लैंगिक भाग क्या कहलाता है, पुष्प। और लैंगिक भाग का अर्थ क्या है, जिसमें उसके जननांग उपस्थित होते हैं। तो अपन ने पिछले अध्याय में आप लोगों को याद हो तो बात की थी सजीवों में लैंगिकता। उस समय में मैंने आपको बताया था कि जंतु जो होते हैं वो अधिकतर एक लिंगी होते हैं, अर्थात उनमें एक ही जननांग उपस्थित होता है। बहुत कम जंतु ऐसे होते हैं जिनमें दोनों प्रकार के जननांग उपस्थित होते हैं। जिनमें दोनों प्रकार के जननांग उपस्थित होते हैं उन्हें द्विलिंगी कहते हैं। अब पादपों में क्या है, इसका उल्टा, बहुत कम पादप ऐसे होते हैं जो एक लिंगी होते हैं, ठीक है। अधिकतर पादप क्या है, द्विलिंगी पादप है। वैसे अगर पुष्प की परिभाषा दी जाए, पुष्पीय पादप, तो पुष्प की परिभाषा क्या है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, रूपांतरित, क्या है, रूपांतरित, रूपांतरित परोह को क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। अब नया शब्द आ गया परोह, तो आप लोगों को याद होगा, ये अपन ने 11वीं में पढ़ा था। परोह किसे कहते हैं, परोह कहते हैं पादप के वायवीय भाग को, पादप के वायवीय भाग को क्या कहते हैं, परोह कहते हैं।
पादप का वायवीय भाग पर्व कहलाता है, रूपांतरित हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है, तब उसको क्या कह देते हैं, पुष्प कह देते हैं। तो यहाँ पुष्पीय पादप और पादपों को दो भागों में विभाजित करते हैं, पुष्पीय और अपुष्पीय। ए का मतलब अनुपस्थित, जिनमें पुष्प अनुपस्थित होता है, और इसको मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, दो भागों में पुनः विभाजित करते हैं, निम्न और उच्च। निम्न का मतलब जिनका शरीर जड़ तना पत्ती में विभक्त नहीं होता, वे पादप जिनका शरीर जड़ तना पत्ती में विभक्त नहीं होता क्या कहलाते हैं, थैलस कहलाते हैं। ठीक है, सुकाय, जैसे शैवाल, कवक, जीवाणु। उसके बाद में उच्च ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो शैवाल, कवक, जीवाणु, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनमें पुष्प नहीं पाए जाते, उनका अध्ययन हम इस अध्याय में नहीं करेंगे। पुष्पीय पादप दो प्रकार के, कौन कौन से, एक अपने आवृत बीजी, या इनको अपन कहते हैं अंग्रेजी में एंजियोस्पर्म, और दूसरे क्या हैं, अनावृत बीजी, अर्थात जिनमें बीज किसी आवरण के द्वारा ढके हुए नहीं होते, जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नो का अर्थ होता है नेक्ड और स्पर्म का अर्थ होता है सीड। और अब ज्यादातर जो अध्याय अपन पढ़ेंगे वो किसके बारे में होंगे, आवृत बीजी पादपों के बारे में, अर्थात जिनके बीज किसी आवरण के द्वारा ढके हुए रहते हैं, क्या कहलाते हैं, आवृत बीजी पादप। तो पुष्पीय पादप वे पादप जिनमें लैंगिक संरचना पुष्प का निर्माण होता है। उनमें लैंगिक जनन किस प्रकार होता है, लैंगिक जनन के बारे में अपन पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि जब दो जनकों की आवश्यकता होती है, जिनमें निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन पूर्व संरचनाओं का निर्माण होता है, निषेचन पश्च संरचनाओं का निर्माण होता है, ये सारी क्रियाएं जिनमें होती है उसको अपन लैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात दो जनकों के द्वारा एक नए सजीव का निर्माण होना क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। जनन की वह क्रिया जिसमें दो जनक भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाता है, जिसमें युग्मक निर्माण की क्रिया होती है। अर्थात लैंगिक जनन में हमेशा याद रखना अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये अपने अध्याय का मोटा मोटा रूप हो गया कि इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है, पुष्पीय पादप में लैंगिक प्रजनन की परिभाषा आ गई, पुष्पीय पादप की परिभाषा आ गई। वे पादप जिनमें लैंगिक संरचना पुष्प का निर्माण होता है क्या कहलाता है, पुष्पीय पादप कहलाता है। अब आप देखिए पुष्पीय पादप यानी पुष्पों का आदिकाल से हमारे लिए बहुत अधिक महत्व है, और हम भाग्यशाली हैं कि पुष्पीय पादप जो है वो क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। अर्थात लैंगिक जनन कब करेंगे, जब उनमें पुष्प का निर्माण होगा। और पुष्प का निर्माण कब होगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जब कायिक प्रावस्था समाप्त हो जाती है और जननिक प्रावस्था प्रारंभ होती है। या यूं कहते, जब पुष्प का निर्माण होता है इसका मतलब क्या हुआ, जननिक प्रावस्था प्रारंभ हो जाती है, तब पादप जो है वृद्धि करना बंद कर देता है। जड़, तना, पत्ती ये क्या है, पादप के कायिक भाग हैं, और पुष्प जो है वो लैंगिक भाग है। तो असंख्य प्रकार के पुष्प उत्पन्न होते हैं प्रकृति में, जो हमें बहुत ही आकर्षक और मनमोहक लगते हैं। पुष्पक्रम भी एक टर्म आती है, आप लोगों को याद होगा पिछले साल अपन ने पढ़ा था। पुष्पक्रम किसे कहते हैं, किसी भी शाखा या पादप पर पुष्पों के लगने के क्रम को, किसी भी पादप की शाखा हो या मुख्य जो पादप है उसके ऊपर, जैसे सूरजमुखी की बात करें तो उसका अंतिम सिरा जो है वो एक पुष्प के अंदर रूपांतरित हो जाता है। तो किसी भी पादप या पादप की शाखा पर पुष्पों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं, पुष्पक्रम कहते हैं। और पुष्प के द्वारा क्या होता है कि लैंगिक जो जनन होता है, उस लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद, ये एक नंबर का प्रश्न बनता है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए कि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद बीज और फल होते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा फसलीय जो पादप है उनमें बीज या फल का निर्माण जब हो जाता है उसके पश्चात उनकी जीवन अवधि समाप्त हो जाती है। तो लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, एक नंबर का प्रश्न बनता है। लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या है, बीज एवं फल है।
अब जो पुष्प है वो उसकी संरचना अपन ने पिछले साल भी पढ़ी थी थोड़ी सी, इस बार भी अपन उसका डिस्कशन करते हैं। मानव के लिए आदिकाल से पुष्प जो है वो विभिन्न उत्सवों में काम में आने वाला एक प्रतीक है। जैसे सजावटी चीज के रूप में पुष्प का इस्तेमाल किया जाता है, यानी श्रृंगार रस के अंदर पुष्प का बहुत ही महत्व है। और कोई भी आयोजन हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, या प्रेम हो, प्रसन्नता हो, अनुराग हो, शोक हो, सबकी अभिव्यक्ति के लिए पुष्पों का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भी पुष्प का प्रयोग होता है, और किसी की जब मृत्यु हो जाती है तब भी पुष्प अर्पित किए जाते हैं। देवताओं के भी हम पुष्प चढ़ाते हैं। तो आपको ये एक होमवर्क है, आप क्या करेंगे, अपने आसपास जितने भी पादप उगते हैं उन पुष्पीय पादपों के नाम लिखेंगे। कुछ ऐसे पादपों के नाम लिखेंगे जो धार्मिक उत्सवों के रूप में या सांस्कृतिक उत्सवों के रूप में काम में आते हैं। इसी प्रकार जो पुष्पीय पादपों की खेती की जाती है, 1 नंबर का प्रश्न यह और बनता है। 1 नंबर का प्रश्न क्या बनता है कि पुष्पीय पादपों की खेती करना क्या कहलाता है? तो साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, मान लीजिए प्रश्न आ जाए फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अपना जो सिलेबस है पेपर, उसमें 56 अंक के प्रश्न आएंगे, और इन 56 में से 13 प्रश्न जो है वो एक नंबर के आएंगे। 1 नंबर के 13 प्रश्न आएंगे, तो उसमें 2 प्रश्न मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। पहला, लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? बीज और फल। दूसरा, फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं? पुष्पीय पादपों की खेती करना। पुष्पीय पादपों की खेती करना क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। और एक जीव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो वो क्या करता है? पुष्प की आकारिकी, भ्रूणिकी, एनाटॉमी यानी शारीरिकी का अध्ययन करता है। अब थोड़ा सा अपन पिछले साल जो पुष्प की संरचना पढ़ी थी वो देख लेते हैं गौर से कि पुष्प में होता क्या क्या है, उसकी संरचना किस प्रकार की है। तो 2 नंबर का प्रश्न ये भी बन सकता है कि एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना दीजिए। तो ये जो संरचना मैंने बनाई है, देखिए लीजिए, ये क्या है? ये पुष्प के अंदर क्या है? पुष्प पादप का लैंगिक भाग है। तो लैंगिक भाग में क्या होगा? उसके जननांग होंगे। तो जननांग में क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि पादप के अंदर दोनों प्रकार के जननांग उपस्थित होते हैं। तो दोनों प्रकार के जननांग उपस्थित होने का मतलब नर जननांग और मादा जननांग। अब देखिए, ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, ये वाला भाग वर्तिका, जो लंबा बेलनाकार भाग है, और नीचे फूला हुआ भाग ये क्या कहलाता है? अंडाशय। और इन तीनों संरचनाओं को क्या कह देते हैं? मिलाकर स्त्री केसर। और यहां एक स्त्री केसर बनाया है, एक से अधिक भी स्त्री केसर होंगे तो वो सारे के सारे मिलकर क्या कहलाएंगे? जायांग। ठीक है, तो यहां फिर 1 नंबर का प्रश्न बनता है, पादप के मादा जननांग को क्या कहते हैं? पादप के मादा जननांग को क्या कहते हैं? जायांग। जायांग का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? स्त्री केसर। स्त्री केसर 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इसके बाद में अपन बात करें नर जननांग की, तो नर जननांग के अंतर्गत क्या है अपने पास? ये संरचनाएं हैं। इन संरचनाओं को भी अपन 3 भागों में विभाजित करते हैं। इसमें जो ये लंबी डंठल युक्त संरचना आपको दिखाई दे रही है, जो मैंने 4 संरचनाएं बनाई है, ये देखिए 1 2 3 4, तो ये संरचना कहलाती है पराग कोश। ये संरचना क्या है? पराग कोश। और ये संरचना जो है लंबी बेलनाकार डंठल नुमा पुतंतु। पुतंतु या फिलामेंट। और पराग कोश क्या है? यानी लंबे ये डंठल नुमा संरचना जो है, इसका अंतिम भाग कुछ फूला हुआ द्विपालित। अधिकांश आवृत बीजी पादपों में ये क्या होता है? द्विपालित होता है। इसको क्या कहते हैं? पराग कोश। एक पराग कोश में ये क्या है? एक पराग कोशक। एक पराग कोशक अर्थात 2 पराग कोशक हो गए। ये दोनों पराग कोशकों से क्या बना? एक पराग कोश। और दोनों पराग कोशकों को जोड़ने वाली जो संरचना है, ये इसको क्या कहते हैं? योजी। तो पराग कोश, योजी और पुतंतु, इनको मिलाकर अपन क्या कहते हैं? पुंकेसर। और 1 2 3 यहां 4 पुंकेसर दिखाए हैं, चारों मिलकर क्या कहलाते हैं?
पुमंग। तो क्या कह देंगे, पुष्प के नर जननांग को पुमंग कहते हैं। पुमंग का प्रत्येक भाग पुंकेसर कहलाता है। प्रत्येक पुंकेसर पराग कोश योजी और पुतंतु से मिलकर बना हुआ होता है। और ये संरचनाएं जिस स्थान से भी निकलती है, कौन सी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, और ये तो दो क्या हो गए, ये पुंकेसर, पुमंग और जायांग जो है ये दोनों पुष्प के आवश्यक भाग हो गए। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जो मुख्य आकर्षक संरचना है पुष्प के अंदर, जिसे हम साधारण भाषा में पुष्प की पंखुड़ी भी कहते हैं, ये संरचना क्या कहलाती है, दल। जैसे एक दल, ये दो दल, ये तीन दल, ये चार और ये पांच, ये पांचों दल मिलकर क्या कहलाते हैं, दलपुंज। और सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, एक हरे रंग की संरचना आपने देखी होगी इस प्रकार से, इसको अपन क्या कहते हैं, बाह्य दल। और बाह्य दल भी जितने भी होंगे सारे के सारे मिलकर क्या कहलाएंगे, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये दोनों पुष्प के क्या हैं, सहायक भाग हैं। बाह्य दलपुंज और दलपुंज पुष्प के क्या हैं, सहायक भाग हैं, जबकि पुमंग और जायांग पुष्प के क्या हैं, आवश्यक भाग हैं। और ये समस्त भाग यानी बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग ये पुष्प के जिस स्थान से निकलते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं थैलेमस। और थैलेमस का पतला, ये जो फुला हुआ भाग है ये वाला, ये फुला हुआ भाग क्या है, थैलेमस। और फिर उसका पतला डंठल नुमा भाग, ये जिसकी सहायता से पुष्प जो है वो शाखा या तने से जुड़ा हुआ रहता है, पुष्प वृंत कहलाता है। तो ये मोटे तौर पे एक पुष्प की संरचना होगी। अगर आपने पुष्प की संरचना का प्रश्न पूछा जाता है तो हम कह सकते हैं पुष्प की संरचना को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से, एक हो गया आवश्यक भाग, एक है आवश्यक भाग। आवश्यक भाग के अंतर्गत आ गए अपने पुमंग और जायांग। ठीक है, पुमंग क्या है, पुष्प का नर जननांग है। जायांग क्या है, पुष्प का मादा जननांग है। तो ये जननांगों के नाम और युग्मकों के नाम अपने को याद रखने। नर जननांग जो है लैंगिक जनन के अंतर्गत जो पहली घटना होती है वो क्या है, निषेचन पूर्वावस्था। निषेचन पूर्वावस्था को दो भागों में हमने विभाजित किया था, एक युग्मक जनन और दूसरा युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक जनन के अंतर्गत तो आपको याद रखना है नर युग्मक। नर युग्मक का नाम क्या है, पराग कण। नर युग्मक क्या करेगा, पराग कण का निर्माण करेगा। और मादा युग्मक का नाम भी मैंने आपको बताया था, मादा युग्मक क्या करता है, भ्रूण कोश का निर्माण करता है। तो मादा जननांग जायांग, मादा युग्मक भ्रूण कोश, नर जननांग पुमंग और नर युग्मक पराग कण। तो ये पुमंग और जायांग पुष्प के क्या हो गए, आवश्यक भाग। पुमंग जो है वो पुंकेसरों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक पुंकेसर पराग कोश, योजी और पुतंतु से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार मादा जननांग जायांग, प्रत्येक जायांग जो है स्त्रीकेसर से मिलकर बना होता है और स्त्रीकेसर जो है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से मिलकर बना होता है या अंडाशय में विभक्त होता है। और इसी के साथ में दूसरा क्या हो जाएगा अपना सहायक भाग। ये तो था आवश्यक भाग, दूसरा क्या है सहायक भाग। तो सहायक भाग के अंतर्गत अपना क्या आ जाएगा, दलपुंज और बाह्य दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज तो क्या करते हैं, ये प्रोटेक्टिव नेचर के हैं और आकर्षक भाग हैं जो परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं, सुगंध उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जिससे कीट इनकी तरफ क्या हो, आकर्षित हो। ये होगी मोटे तौर पे एक पुष्प की संरचना। अब देखिए जो प्रारूपिक पुष्प की अपन बात कर रहे हैं तो प्रारूपिक पुष्प में क्या होगा, आपको मैंने बता दिया कि दोनों प्रकार के जननांग जो हैं वो प्रारूपिक पुष्प में उपस्थित होते हैं। अब अगर मान लीजिए एक ही जननांग हो, आइदर ये स्त्रीकेसर उपस्थित हो तो उसको मादा पुष्प कह देंगे, और ये नहीं हो केवल ये वाला भाग हो तो उसको क्या कह देंगे, नर पुष्प कह देंगे। तो ये संरचना जो है वो पादपों में रेयरली अपवाद स्वरूप पाई जाती है, एक लिंगी स्थिति। साधारणतः जो पादप होते हैं वो द्विलिंगी संरचना में पाए जाते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे निषेचन पूर्व संरचनाओं और घटनाओं की। तो लैंगिक जनन को तीन भागों में विभाजित किया था,
आप लोगों को याद होगा निषेचन, निषेचन पूर्व संरचना, निषेचन पूर्व और दूसरा निषेचन पश्च। तो निषेचन पूर्व के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे अपन? निषेचन पूर्व के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे नर और मादा जननांग की क्रमशः अलग अलग संरचनाएं और उसके बाद में उनमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक का निर्माण। तो यहाँ पर नर जननांग के अपन एक भाग को लेते हैं। एक भाग क्या हो गया? पुमंग, और पुमंग का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? पुमंग का प्रत्येक भाग कहलाता है पुंकेसर। तो ये पुंकेसर की संरचना देख लीजिए आप। ये क्या है? एक परागकोश और ये दूसरा परागकोश, और ये जिस संरचना के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है उसको अपन क्या कहते हैं? पुतंतु। ये पुतंतु, पुतंतु। और ये क्या है? परागकोश। और दो परागकोश, ये याद रखना, एक नंबर का प्रश्न फिर यहां बनता है, प्रश्न पूछा जा सकता है योजी किसे कहते हैं? तो योजी पुतंतु और परागकोश को जोड़ने वाली संरचना नहीं है, ये याद रखने की बात है। योजी क्या है? ये वाली संरचना है। तो योजी क्या करता है? दो परागकोशों को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? योजी कहलाती है। दो परागकोशों को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? योजी कहलाती है। पुष्प के अंदर दो परागकोश, एक पुंकेसर के अंदर दो परागकोशक पाए जाते हैं, और इन्हीं में क्या होता है? इन्हीं परागकोशों में क्या होता है? अपना जो नर युग्मक है उसका निर्माण परागकोश में होता है। तो अनेक जो हार्मोनल और संरचनात्मक परिवर्तन होती है उसके कारण पुष्पीय आद्यज्ञा फ्लोरल प्रीमोर्डिया क्या करती है? विभेदित होती है, और विभेदित होकर पुष्प का निर्माण करती है। ठीक है, अब अपन देखेंगे इसकी जो अनुप्रस्थ काट काट के देखते हैं। ठीक है, तो याद रखना प्रकृति में हमेशा, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, नर बड़ा की नारी। ठीक है, तो नारी बड़ी होती है इसलिए नर को अपन क्या कहेंगे? लघु, और मादा को क्या कहेंगे? गुरु। तो लघु बीजाणु धानी में, लघु बीजाणु धानी कहाँ है? यही है। इसके अनुप्रस्थ काट काट के अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो लघु बीजाणु धानी में नर युग्मक पराग कणों का निर्माण होता है, जबकि गुरु बीजाणु धानी में मादा युग्मक भ्रूण कोश का निर्माण होता है। ये आज के लिए इतना ही। इस अध्याय के बारे में मैंने आपको जनरल जानकारी दी, बाकी अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।